1990 के दशक में छात्र जीवन से राजनीति शुरू किए हुए लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के हाथों में बिहार की कमान आती है और बिहार के मुख्यमंत्री जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी बनते हैं और वहीं से बिहार के दिशा और दशा चेंज हो जाता है। और इस बीच में लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के बीच मतभेद भी होते हैं और ये अलग अलग एक दूसरे का धूर प्रतिद्वंदी बनते हुए भी शासन व्यवस्था पर काबिज रहते हैं और पिछले 32 वर्षों से लगातार इन्हीं लोगों के बीच में राजनीति जो है घूर रहा है। और अब 32 वर्षों की समय कम नहीं होती और नया जनरेशन जो है, नया जनरेशन के हाथों में अब अगला कमान जाने वाला है और इस पर जो है सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कार्य कर रही। तो अब इसी के क्रम में अब यह सेंट्रल में अब कमान बिहार के नए जनरेशन के पास कैसे जाए, कारण कि पुराने जनरेशन से एक नीतीश कुमार अभी बचे हुए हैं तो ये सत्ता में है। तो वैसे परिस्थिति में यह डील है कि कहीं ना कहीं से अगर सेंट्रल के राजनीति में नीतीश कुमार चले जाते हैं तो यह बिहार का राजनीति जगह खाली होता है और आगे जो है बिहार के नए जनरेशन के हाथ में बिहार का कमान सौंपा जाएगा। तो इन तमाम विचारों को साकार करने के लिए और नरेंद्र मोदी के सेंट्रल के सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तमाम बुद्धिजीवियों, तमाम पार्टियों का जो विपक्षी पार्टी हैं उनका एक समागम हुआ है महागठबंधन के रूप में और जिसका राष्ट्रीय संयोजक जो है आदरणीय नीतीश कुमार को बनाया गया है। तो इसमें किन किन को और चिराग पासवान के हाथों में बहुत बड़ी कमान आ सकती है, ये सब तमाम चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में विचार करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ ठाकुर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि विगत कुछ दिन पहले जो है तमाम पूरे भारत के तमाम विपक्षी पार्टियां जो है एकजुट हुई थी और उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। सभी को एकत्रित करने, जोड़ कर रखने की जिम्मेवारी उनको दी गई और जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता दिखाई है, उससे आगे की जो लड़ाई है बीजेपी और महागठबंधन में, एनडीए और महागठबंधन में, यह बहुत ही रोचक होने वाली। तो मैं आपको विशेष करके बिहार के राजनीति पर प्रकाश डालना चाहता हूं और बिहार के राजनीति पर मैं यह बात बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से चिराग पासवान के हाथों में जो है बहुत बड़ी ताकत बन करके आ रही। जैसे मित्रों मैं बतलाते चलूं कि नीतीश कुमार तो अपने पुत्र को राजनीति में लाए नहीं, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पुत्र जो हैं राजनीति में हैं और आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र जो है चिराग पासवान जी राजनीति में हैं। तो लालू यादव के पुत्र को तो तेजस्वी यादव जी को तो मजबूत विरासत मिली, लेकिन उतना मजबूत विरासत जो है चिराग पासवान जी को नहीं मिल पाया।
तो अब जो है, और ये एक जगह से, एक पेड़ से ये सारी टहनियाँ निकली है। एक टहनी मजबूत होता है, एक टहनी कमजोर होता है, और किस टहनी पर कब जो है मजबूती छा जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो ये महागठबंधन से चिराग पासवान को भी बहुत ही मजबूती मिलने जा रहा है। तो अब चिराग पासवान को बीजेपी में एक अहमियत, बीजेपी को अगर बिहार में बनना है तो बीजेपी को चिराग पासवान को अहमियत देना पड़ेगा। और क्यों देना पड़ेगा, आप थोड़ा सा इस पर हम जो है थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। मित्रों, हम बतलाते चले कि राजनीति में एक गणित होता है। तो गणित होता है, कुछ टूटता है तो कुछ जुटता है। तो इस तरह जो बिहार की जो जनसंख्याओं की बात है, बिहार के वोटों की जो बात है, उसमें यह कहा जाता है अभी वर्तमान समय तक कि 16.5% यादवों की, जो बिहार में जितनी वोटरों की संख्या है उसमें 16.5% भागीदारी जो है यादवों की है, तो 17% भागीदारी मुस्लिमों की है। तो वहीं 20% भागीदारी जो है अनुसूचित जाति की। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए, 16.5% और 17%, 33.5% हो गया। और दलित को 20% अगर जोड़ दीजिए तो ये हो जाते हैं 53%। 51% की राजनीति होती है। अब अगर यह तीनों वोट को ही मात्र जोड़ दिया जाए तो यह वोट जो है 53% हो जाती है। और वैसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिसको बहुमत होता है वो जीत जाता है। तो ये 3 जातियों का ही वोट अगर एकत्रित हो गया तो समझिए कि वह पार्टी जीत जाएगी। तो अब बीजेपी के पास बहुत, तो यादव और मुस्लिम तो टूटने वाले नहीं, वो तो एकत्रित वोट जाएंगे बीजेपी के खिलाफ में। अब यहाँ रह जाता है दलित, अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति पर लालू यादव का भी पकड़ है, नीतीश कुमार का भी पकड़ है, और चिराग पासवान जी उस समाज से आते हैं तो उनका भी पकड़ है। तो अब कितना, और इसी को राजनीति में को देखते हुए जीतन राम मांझी जी को जो है बहुत बड़का लोभ दिया गया, बहुत बड़का लालच दिया गया। और जिस जीतन राम मांझी को उस समय कोई अहमियत नहीं दिया गया, उनका कोई वैल्यू नहीं लगाया गया, तो फिर नीतीश कुमार उनको बुला करके और उनको अपने हिस्से के सीट को दे करके और उनको फिर सम्मानित किए। उस जीतन राम मांझी जी को फिर बीजेपी क्यों लालच दिया, आप यह सोच सकते हैं। तो अब यह सेंट्रल का चुनाव है और बीजेपी को यह लग रहा है कि यादव और मुस्लिम तो टूटने वाले नहीं है, और 20% दलित वोट में हम कितना सेंधमारी कर लें। जितना सेंधमारी दलित वोट में हम करेंगे तब ही राजनीति के दिशा को चेंज किया जा सकता है। अब आप सोचिए, 53% यही हो गया है, सब कोई एक तरफ हो जाएगा, और 3 जातियां एक तरफ अगर होकर के मतदान करती है तो ये 3 जहां रहेंगे उसी का विजयी होगा। वो चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अगर इसमें से 2-4% करते हैं तो वो 2-4% दूसरा जातियां भरेगी। तो यही राजनीति है, और इसी राजनीति के तहत यह लगता है कि चिराग पासवान जी को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, जो उनको विरासत में रामविलास पासवान जी से प्राप्त हुआ और बीच में जो टूटकर विखंडित हो गया था, वह फिर से लगता है कि चिराग पासवान को वह मजबूती प्राप्त होगा और बिहार के राजनीति में वो कहीं ना कहीं से प्रमुखता से अपने दावेदारी को रख पाएंगे। लगता तो यही है, क्योंकि बीजेपी को दलित नेताओं को स्थान देना पड़ेगा, और अगर दलित के वैसे नेता
जो वोट परसेंटेज को इधर से उधर करने में सक्षम है, अगर वो वोट परसेंटेज को इधर से उधर नहीं कर पाते हैं तो वैसे परिस्थिति में बीजेपी को का जाना तय समझा जाएगा। तो सेंट्रल को बचाने के लिए बिहार में अच्छी जिम्मेवारी चिराग पासवान को बीजेपी को देना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि महागठबंधन के समागम से चिराग का भाग उदय हो सकता है, चिराग का भाग उदय हो सकता है या बीजेपी का समापन हो सकता है। अगर चिराग का भाग उपन्न नहीं हुआ, अगर चिराग पासवान को उसका समुचित स्थान नहीं मिला और थोड़ा सा भी इधर से उधर करवट अगर मारते हैं चिराग पासवान, तो संभवतः बिहार में बीजेपी की तो पतन हो जाना है। अगर विशेष स्थान दे देती है बीजेपी चिराग पासवान को, तो इसमें कैसा राजनीति जो आएगा उभर करके जो देखने के लिए मिलेगा वह बहुत ही दिलचस्प होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।